गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म का रेगुलेशन के बारे में पढ़े थे, जैसे रीडा सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोलाई के केस में एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन रेगुलेट होता है, उसका डिटेल स्टडी हम लोगों ने पहले पार्ट 1 के लेक्चर में किया। साथ ही साथ सेक्वेस्ट्रेशन सेके प्रोटीन से कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में भी पढ़े। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में हम लोग कुछ और मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो रेप्लिकेशन रेगुलेशन इनिशिएशन के लेवल पर रेगुलेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सिक्वेस्ट्रेशन और रीडा सिस्टम के बाद एक और इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन का मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं रेगुलेशन बाय डैट लोकस। देखिए रेगुलेशन बाय डैट ए लोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये रीडा सिस्टम का सपोर्टिव सिस्टम है, रीडा सिस्टम को सपोर्ट करने वाला रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और ये एक्चुअली एक सीक्वेंस है डैट ए लोकस। इसके बारे में बात करते हैं कि डैट ए लोकस क्या है, ये कैसे रेगुलेट करता है इनिशिएशन को, इसी के बारे में डील करते हैं। डैट ए लोकस दरअसल ये ओराई रीजन के डाउन स्ट्रीम तरफ पाए जाने वाला 1 kb का एक साइट है जो रेगुलेशन में मदद करता है। मतलब ये बात अगर करें कि ये हमारा 5 प्राइम है और यहाँ पे हमारा ये ऐसे अगर बनाए सिंपल सा स्ट्रक्चर, ये हमारा जो ये रीजन है, ये रीजन अगर ओराई का रीजन है, ओराई सी रीजन है, ये ओराई सी रीजन है, ये ओराई सी रीजन है, और ये वाला रीजन, ये रीजन ये डैट ए लोकस है, डैट ए लोकस है। ये एक्चुअली 1 kb का 1 kb साइज का ये लोकस है। ये ओराई के डाउन स्ट्रीम तरफ पाया जाने वाला लोकस है, ओराई के डाउन स्ट्रीम तरफ, माने टुवर्ड 3 प्राइम एंड। और देखिए ये डाउन स्ट्रीम की तरफ डैट ए लोकस है। अब सवाल है कि ये कैसे रेगुलेट करता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन को। तो ये लोकस दरअसल, इस लोकस के पास कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं, डीएनए ए बॉक्सेस। इसके पास इट हैज 5 डीएनए A box along with IBS साइट। देखिए IBS साइट है ये। IBS का मतलब होता है IHF बाइंडिंग साइट, IHF बाइंडिंग साइट। देखिए ये बात हम लोग कर रहे हैं डैट ए लोकस से कैसे मेडिएट होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए डैट ए लोकस को अगर लार्ज वे में अलग से केवल डैट ए लोकस के बारे में आपको बताएं तो ये डैट ए लोकस है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट 5 बॉक्सेस हैं, ठीक, 5 बॉक्सेस है, 1 2 3 4, एक और बॉक्स बनाएं, ये 5 बॉक्सेस है, 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 5 बॉक्स है। ये डैट ए लोकस के बारे में बात कर रहे हैं, डैट ए लोकस। इसमें बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 7, इसको डील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में IBS साइट है, IBS साइट जिससे आके IHF बाइंड करेगा। अब देखिए ये टोटल इसका साइज बोलेंगे तो 1 kb का ये लोकस है। ये हायर एफिनिटी, ये डैट ए सीक्वेंस हायर एफिनिटी शो करता है डीएनए ए प्रोटीन के लिए। मतलब ये जो डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए एटीपी प्रोटीन, इसके लिए ये हायर एफिनिटी शो करता है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है कि विच बॉक्स शोज हायर एफिनिटी फॉर इनिशिएटर प्रोटीन। तो बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 शोज हायर एफिनिटी फॉर डीएनए ए एटीपी, ठीक है।
ये इससे बाइंड करता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि लिस्ट एफिनिटी किस बॉक्स के लिए, डीएनए ए के लिए लिस्ट एफिनिटी कौन सा बॉक्स शो करता है, तो बॉक्स नंबर 7। ये तीनों बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए बात यह है कि ओराई सी रीजन में भी डीएनए ए बाइंडिंग बॉक्स है, जैसा कि हम लोग ओराई के लेक्चर में पढ़े थे। ओराई में भी डीएनए ए बॉक्स है जिसको 9 साइट बोलते हैं। अगर ये लेक्चर आप नहीं देखे हो तो ओराई का लेक्चर, ओराई सी का मेरा पहला लेक्चर जरूर देखें, उससे आपको 9 13 ओराई सी रीजन के अंदर IHF, फिश, टाउ 1, टाउ 2, R2-5M, इस सब का क्या सिग्निफिकेंस है उस लेक्चर में डिटेल में हमने डील किया है, आप जरूर देखिए। तो ये देखिए, ये जो डैट ए लोकस हायर अफिनिटी शो करता है डीएनए ए एटीपी के लिए इन कंपैरिजन टू 9 और डीएनए ए बॉक्स विच ऑकर्स इन ओराई सी रीजन। माने ओराई सी रीजन के अंदर डीएनए ए बॉक्स है, उसके कंपैरेटिव में अगर बात करें तो डैट रीजन के अंदर, ये डैट ए के लोकस के अंदर जो डीएनए ए बॉक्सेज है वो हायर एफिनिटी शो करता है। मतलब कि अगर डीएनए अवेलेबल है सेल के अंदर तो वो चाहेगा कि इसके पास इस डैट ए लोकस के साथ बाइंड करे। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि 5 साइट है डीएनए ए बॉक्स का इंपॉर्टेंट साइट जो हायर एफिनिटी शो करता है बाइंडिंग के लिए डीएनए ए प्रोटीन के लिए। और ये जो डीएनए ए प्रोटीन जैसे बाइंड कर गया, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा ये बोलता है कि लगभग 300 डीएनए एटीपी एट ए टाइम बाइंड कर सकता है टू द डैट लोकस। डैट लोकस से लगभग 300 डीएनए एटीपी बाइंड कर सकता है। वही कंपैरिजन अगर करें इस ओराइस रीजन के अंदर जो बॉक्सेस है उसकी बात करें तो मैक्सिमम 45, केवल 45 डीएनए एटीपी इसके साथ बाइंड कर सकता है, केवल 45। अब देखिए बाइंडिंग कैपेसिटी का भी कंपैरिजन आप समझिए कि ये 300 बाइंड करा सकता है, ये केवल 45 बाइंड कर सकता है। एफिनिटी की बात करें उसमें भी डिफरेंस है। ये हायर एफिनिटी, डैट लोकस शोज हायर एफिनिटी फॉर द डीएनए ए प्रोटीन, इसके कंपैरिजन में ये हायर एफिनिटी शो करता है। मतलब क्या होगा कि ये डैट ए लोकस एक्ट एज ए टाइट्रेटर, ये टाइट्रेट कर लेता है डीएनए को टुवर्ड अपने तरफ। डैट ए लोकस डीएनए को अपने तरफ बाइंड करा लेता है। मतलब कि ये हुआ कि ये जो बॉक्स है, यहाँ जो आपका बॉक्स है, ये बॉक्स, ये डैट ए लोकस है, इस पे आके, इसके स्पेसिफिक बॉक्सेस पे आके ये हमारा डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे आके, ये डीएनए प्रोटीन, ये 5 बना देते हैं, ये 3 4 एक और बनाते हैं, ये डीएनए प्रोटीन इसके साथ आके बाइंड कर गया, डीएनए एटीपी इसके साथ बाइंड कर गया। अब इस बाइंडिंग के चलते क्या होगा कि अब ये डीएनए इनिशिएटर प्रोटीन अनअवेलेबल है इनिशिएशन के लिए, क्योंकि सारा डीएनए प्रोटीन तो आके डैट सीक्वेंस के साथ बाइंड कर गया और इस तरह से ये रेगुलेट करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसी से जुड़ा हुआ कंटिन्यूअस बात आपको ये बताएं कि इस डैट सीक्वेंस में जैसे डीएनए प्रोटीन बाइंड करता है, ये डीएनए प्रोटीन, इसके पास आर्जिनिन फिंगर मोटिव होता है। आर्जिनिन फिंगर मोटिव इज फाउंड इन डीएनए प्रोटीन एंड विच हेल्प्स आर्जिनिन फिंगर मोटिव जो है, इसमें एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड है आर्जिनिन 285, ये नंबर आपको याद रखना चाहिए, आर्जिनिन 285। ये आर्जिनिन 285 हाइड्रोलाइज कराता है, हाइड्रोलिसिस, हेल्प इन हाइड्रोलिसिस। किसका हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए एटीपी इनटू डीएनए एडीपी में। डीएनए एटीपी को डीएनए एडीपी में हाइड्रोलाइज करा दिया, इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं, इसलिए इस सिस्टम का दूसरा एक नाम है डीडीएएच सिस्टम। डीडीएएच सिस्टम मतलब डैट ए, डी से डैट ए डिपेंडेंट डीएनए हाइड्रोलिसिस, ये फुल फॉर्म है इसका,
DDH है, और ये एक्चुअली सपोर्टिंग सिस्टम है। ये एक तरह का नेगेटिवली रेगुलेट करता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन को। ये बात आपको याद रखना चाहिए, दो बात याद रखना चाहिए। ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन को। ये सपोर्टिंग सिस्टम है रीडा सिस्टम। रीडा सिस्टम ऑफ रेगुलेशन को एक तरह से ये सपोर्ट करता है, क्योंकि रीडा सिस्टम क्या है, रेगुलेटरी इनएक्टिवेशन ऑफ डीएनए प्रोटीन। वो भी काम क्या करता है, डीएनए एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव में कन्वर्ट करता है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी जैसे डैट ए लोकस पे बाइंड करता है, तो डीएनए ए का जो आर्जिनिन फिंगर है वो असिस्ट करता है हाइड्रोलिसिस के लिए डीएनए ए एटीपी को डीएनए ए एटीपी में। इसलिए ये एक लाइन आपको क्वेश्चन में रहेगा कि इट्स एक्ट एज ए सपोर्टिंग सिस्टम फॉर रीडा रेगुलेशन। तो ये सही बात है। इस ये तरीका है रेगुलेट करने का। और जैसे डीएनए ए मैक्सिमम अमाउंट में जैसे रहेगा, तो मतलब क्या होगा कि ये इनिशिएशन फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन उसको जैसे डैट सीक्वेंस टाइट्रेट कर लिया अपने तरफ, तो ये री इनिशिएशन को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये बात। दूसरा बात कि अगर एक सवाल आता है कि अगर डैट ए लोकस के अंदर किसी तरह का डिलीशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो इससे क्या होता है कि री इनिशिएशन शुरू हो सकता है। तो मतलब डिलीशन एंड म्यूटेशन इन डैट लोकस कॉजेज री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इसलिए ये बात एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि डैट एक्ट एज ए टाइट्रेटर, और ये डीएनए ए को अपने तरफ बाइंड करा लेता है, और इससे डीएनए ए प्रोटीन अनअवेलेबल है फॉर द री इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अनलेस एंड अनटिल सिग्नलिंग नहीं होगा कि फिर से रेप्लिकेशन होना है, तब तक नहीं हो सकता। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये डैट रेगुलेशन बाय डैट ए लोकस, ये एक लेयर में मैकेनिज्म ई कोलाई के अंदर एग्जिस्ट करता है जो ये रेगुलेट करता है। दूसरा देखिए एक और मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, उसके बारे में पढ़ते हैं। द रेगुलेशन बाय डार्स 1 एंड डार्स 2, ये भी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है फॉर द रेप्लिकेशन इनिशिएशन कंट्रोल। अब देखिए रेगुलेशन बाय डार्स 1 एंड डार्स 2, दूसरा रेगुलेशन का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा रेगुलेशन का पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर का दूसरा, जबकि पूरे रेगुलेशन के लेक्चर का ये चौथा मैकेनिज्म है। रेगुलेशन बाय डार्स 1 एंड डार्स 2 सीक्वेंस। देखिए डार्स का क्या मतलब होता है, ये डार्स का क्या मतलब है। डार्स का मतलब है डीएनए ए रीएक्टिवेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये नंबर है 1 एंड 2। डीएनए ए रीएक्टिवेटिंग सीक्वेंस इज नोन एज डार्स 1 एंड डार्स 2। ये भी रेगुलेट करता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन को। इस बात को भी समझते हैं। ये दरअसल ये डार्स 1 एंड डार्स 2, डार्स इज सिचुएटेड बिटवीन ओराई सी एंड टर्मिनेशन टर टी साइट। जैसे अगर हम आपको बताएं कि ये देखिए ये हमारा 5 प्राइम है, ये हमारा ओराई रीजन है, ओराई सी, ये हमारा टर्मिनेशन टर सी साइट है। इसके बीच में ये साइट पाया जाता है डर्स। ये यहाँ ये है डार्स। ये डार्स इसके बीच में, मतलब ये सेंट्रली लोकेटेड है ओराई के और टर साइट के बीच में। ठीक है, ये दरअसल ये क्या करता है, ये कैसे रेगुलेट करता है। ये साइट एफिनिटी शो करता है इनिशिएटर प्रोटीन के लिए। ठीक है, किसके लिए, इनिशिएटर प्रोटीन के लिए। लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डीएनए ए और एडीपी के लिए हायर एफिनिटी शो करता है। डीएनए ए एटीपी के लिए ये डर्स साइट हायर एफिनिटी शो करता है, डीएनए ए एटीपी के लिए नहीं। डीएनए ए एडीपी के लिए ये एफिनिटी शो करता है। मतलब कि इस साइड से यहाँ पे डीएनए ए एडीपी आके
बाइंड कर गया। ये जैसे डीएनए एडीपी बाइंड करता है, ये सीक्वेंस दरअसल डार्स 1 एंड डार्स 2 हेल्प करता है रीजनरेशन के लिए, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज में मदद करता है। इट हेल्प्स इन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज। ये क्या करता है कि ये डीएनए एडीपी को कन्वर्ट कर लेता है डीएनए एटीपी में, ठीक है। डार्स एक्ट एज न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज सिस्टम, ये एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है। ये रेगुलेशन दरअसल ये रेगुलेशन में क्यों जरूरी है, ये अगर कोई पूछे कि डार्स 1 एंड डार्स 2 का फंक्शन एक्चुअली क्या है, तो ये सेल साइकिल के दौरान टाइमली रेप्लिकेशन इनिशिएशन हो, फॉर द टाइमली रेप्लिकेशन इनिशिएशन टू ऑकर ड्यूरिंग सेल साइकिल, डार्स 1 एंड डार्स 2 सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, इसीलिए ये जैसे डार्स 1 और डार्स 2 के अंदर किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए, ये म्यूटेशन हो जाए तो टाइमली रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा, टाइमली रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा। चूंकि ये सीक्वेंस हेल्प कर रहा है टाइमली रेप्लिकेट होने में ड्यूरिंग इनिशिएशन, तो ये दरअसल ये डार्स हेल्प करता है रीजनरेशन में। इस तरह से ये रेगुलेट कर रहा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल्दो कि ये सवाल दिमाग में आना चाहिए था कि हमारे पास, इस बैक्टीरिया के पास जो डीएनए ए जीन है, ये बैक्टीरिया के पास जो डीएनए ए जीन है वो भी तो ट्रांसक्राइब कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा डीएनए ए प्रोटीन बनाने के लिए। हाँ, ये सिस्टम एक्ट करता है, ये ट्रांसलेशन होता है इस जीन का फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ए प्रोटीन, लेकिन टाइमली इनिशिएशन होने के लिए जितना अमाउंट में डीएनए ए प्रोटीन चाहिए वो अकेले एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशनल जीन के ट्रांसलेशन से इस डीएनए ए प्रोटीन का पूर्ति, इसका रिक्वायरमेंट जितना डीएनए ए प्रोटीन का फॉर द इफिशिएंट इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन है उतना अवेलेबल एट ए टाइम नहीं हो पाता है। इसीलिए इस सिस्टम भी कोऑपरेटिवली वर्क करता है डार्स 1 एंड डार्स 2 टू डीएनए ए के कंसंट्रेशन को, डीएनए ए के का कंसंट्रेशन को ये करने के लिए, लेवल लाने के लिए, ताकि वो शुरू हो सके इनिशिएशन, टाइमली इनिशिएशन। इसीलिए इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइमली इनिशिएशन होने के लिए, ताकि डीएनए ए प्रोटीन अवेलेबल हो एडिक्वेट अमाउंट में, इनिशिएशन शुरू हो सके, इसके लिए ये सिस्टम वर्क करता है। साथ ही साथ अपना जीन का लेवल तो है ही इस प्रोटीन को बनाने का, लेकिन उसके साथ ज़्यादा अमाउंट में डीएनए अवेलेबल हो जाए एट ए टाइम, ताकि टाइमली रेप्लिकेट कर सके, इसलिए ये डार्स सीक्वेंस जरूरी है। इसके साथ साथ एक और आपको बताएं कि कुछ एसिडिक फॉस्फोलिपिड बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट इज एसिडिक फॉस्फोलिपिड जैसे फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, ये एक है। दूसरा कार्डियोलिपिन्स, ये दो एसिडिक फॉस्फोलिपिड है, ये दोनों भी मदद करता है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज में मदद करता है। मतलब कि डीएनए एडीपी से कन्वर्जन डीएनए एटीपी में कराने में ये भी मदद करता है। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, डार्स, साथ ही साथ एसिडिक फॉस्फोलिपिड जो है वो भी हेल्प करता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन टू फुलफिल द अमाउंट ऑफ डीएनए ए कंसंट्रेशन। तो ये दोनों मैकेनिज्म बेसिकली सिमिलर है, डार्स और एसिडिक फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल और कार्डियोलिपिन्स एक्चुअली एक और मेम्ब्रेन है, इससे क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक्सक्लूसिवली ये लिपिड पाया जाता है कार्डियोलिपिन्स, और यहाँ पे ये कार्डियोलिपिन्स दरअसल इस काम में मदद कर रहा है न्यूक्लियोटाइड
एक्सचेंज में। अब देयर रेगुलेशन, ये दो रेगुलेशन हो गया आज के लेक्चर का। एक और रेगुलेटरी मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के केस में, ई कोलाई के केस में, जैसे रेगुलेट वो एक्चुअली एसिटाइलेशन मेथड से रेगुलेट होता है डीएनए ए का लेवल। जैसे हम लिख रहे हैं हेडिंग, रेगुलेशन बाय एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन रेसिड्यू फाउंड इन डीएनए ए प्रोटीन। जैसे देखिए जो डीएनए ए प्रोटीन, अगर ऐसा हम आपको बताएं कि ये डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन एन टर्मिनस है इसके पास, सी टर्मिनस है। इस डीएनए ए प्रोटीन के अंदर 4 डोमेन है, ये पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। इस सारे डोमेन में मिला के अगर बात करें तो लगभग 13 लाइसिन रेसिड्यू पाया जाता है। लाइसिन को के से लिखते हैं शॉर्ट में, लगभग 13 लाइसिन रेसिड्यू फाउंड इन डीएनए ए प्रोटीन। अब देखिए लाइसिन का एक स्पेसिफिक की लाइसिन है जिसको बोलते हैं K178, लाइसिन नंबर 178। इस 178 लाइसिन में अगर एसिटाइलेशन हो जाए, अगर डीएनए ए के लाइसिन नंबर 178 के अंदर एसिटाइलेशन हो जाए, मतलब एसिटाइल ग्रुप उस एमिनो एसिड में ऐड हो जाए, तो ये रेप्लिकेशन इनिशिएशन रिप्रेस हो जाता है। रेप्लिकेशन इनिशिएशन रिप्रेस हो जाएगा, मतलब चेक हो जाएगा। ये एसिटाइलेशन इस तरह से आफ्टर एसिटाइलेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइसिन इनहिबिट फर्दर ट्रांसलेशनल इनिशिएशन। अब ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि लाइसिन नंबर 178 की है। साथ ही साथ एक और डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, कि अगर ये लाइसिन कोई भी 13 में से ये लाइसिन जो है, लाइसिन में अगर किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए, मतलब म्यूटेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मतलब ये एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूट कर जाए दूसरे एमिनो एसिड में, मैंने जैसे GLN लिख रहे हैं, साथ ही साथ ये आर्जिनिन लिख रहे हैं, इसमें इस दो एमिनो एसिड में ये सब्स्टिट्यूट हो जाए तो भी रिप्रेस हो जाता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन। तो ये इस तरह से ये एक और लेयर में मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए, एक और मैकेनिज्म आपको बैक्टीरिया के केस में एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में ओराई का लेक्चर के दौरान हम डील किए थे, लेकिन फिर से एक बार आपको बताते हैं कि रेगुलेशन बाय CNU प्रोटीन के बारे में आपको बताएं कि इसका फुल फॉर्म होता है ORIC न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ये प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये कैसे रेप्लिकेशन इनिशिएशन को रेगुलेट कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर आपको एक बात बताएं कि शुरू में हम लोग पढ़े थे नाइनमर का लेक्चर, अगर आपको याद हो तो आपको बताएं कि ये नाइनमर रीजन है, केवल नाइनमर रीजन बना रहे हैं, ये नाइनमर रीजन है। 4 पैचेज डीएनए ए बॉक्स है, ये डीएनए ए बॉक्स है। इस बॉक्स में ओवरलैपिंग जीन एक पाया जाता है, ओवरलैपिंग जीन जिसको बोलते हैं CNB जीन। ये CNB जीन है। इस CNB जीन, ये जीन का अगर लेंथ बोले तो 26 to 27 बेस पेयर का ये है, 26 से 27, ये CNB जीन है। अब इस जीन के साथ आके ये प्रोटीन CNU प्रोटीन, ये जो हमारा प्रोटीन है CNU प्रोटीन, ये हायर एफिनिटी शो करता है CNU के लिए, ये CNB के लिए, CNB यहाँ देखिए, यहाँ CNB के लिए हायर एफिनिटी शो करता है। और चूंकि ये ओवरलैपिंग रीजन है डीएनए ए बॉक्स माने नाइनमर साइट का, तो मतलब क्या हुआ
कि अगर ये CNU हायर अफिनिटी शो करता है और यहाँ पे अगर DNA A प्रोटीन है, ये दोनों कोशिश कर रहा है बाइंड करने का इस साइड पे, ये कोशिश कर रहा है 9 पे बाइंड करने का और ये कोशिश कर रहा है CNB साइड पे बाइंड करने का, तो कंपेटिटिवली ये सुपीरियर है CNU, ये आके CNB जीन के साथ बाइंड कर जाता है इसके स्पेसिफिक साइट पे। अब जब ये बाइंड कर गया ना तो ये इसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ओवरलैपिंग साइट तो दोनों का एक ही है, तो ये ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से ये CNU रेगुलेट करता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन को। एक और तरीका रेगुलेशन का है, उसके बारे में भी बात करते हैं। रेगुलेशन बाय RGP प्रोटीन, इसके बारे में भी ओराई के दौरान चर्चा किए थे। रेगुलेशन बाय RGP प्रोटीन और ICIA प्रोटीन। देखिए इस प्रोटीन से रेगुलेशन की बात कर रहे थे, तो आपको पहले लेक्चर में जब हम डील कर रहे थे ओराई, तो आपको बताए थे कि ये देखिए ये रीजन है, ये जो हमारा अगर ऐसे सुपरक्वाइल फॉर्म देखें, ये DNA है, ओराई रीजन है, ओराई C रीजन है, जिसके अंदर ये हमारा ये जो सुपरक्वाइल फॉर्म आपको दिख रहा है, ये जो 9वां रीजन है जहाँ DNA A बॉक्स है, ये DNA A बॉक्स है, ये क्या है DNA A बॉक्स, DNA A बॉक्स मतलब DNA A प्रोटीन इसके साथ आके बाइंड करेगा एलॉन्ग विथ ATP। अगर नहीं बोल रहे इसका मतलब वही है ATP। ये 13वां रीजन है, ये 13वां रीजन है, 13वां, ये 13वां रीजन है। अब देखिए ये क्या हो रहा था कि ये DNA A प्रोटीन इसके साथ इंटरैक्ट करता है तो यहाँ पे हेलिक्स खुलता है, तब यहाँ पे हेलिक्स ऐसे खुलता है, और ये हेलिक्स खुलने के बाद क्या होगा कि बाकी रेप्लिजोम कॉम्प्लेक्स जितना है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो है DNA B हेलिकेज है, हेक्सामेरिक प्रोटीन, वो इस पर वन स्टैंड पे लोड होके हेलिक्स खुलता है, साथ में SSB प्रोटीन लोड होगा, साथ में DNA N लोड होगा, मतलब प्राइमेज लोड होगा, साथ ही साथ बाकी DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम लोड होगा और ये रेप्लिकेशन शुरू होगा। लेकिन एज सुन एज ये आर्ज प्रोटीन RGP जैसे इसके साथ इस 13 के साथ और ICI1 और ICI1 ये जैसे 13 के साथ बाइंड कर देता है, हेलिक्स ओपन नहीं होने देता, मतलब इस तरह से ये रेगुलेट करता है ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन इनिशिएशन को। एक और लेयर में हम लोग देखते हैं रेगुलेशन बाय रेप्लिकेशन इनिशिएशन, वो एक्चुअली ऑटो रिप्रेशन मेथड से भी रेगुलेट होता है। ऑटो रिप्रेशन, रेगुलेशन बाय ऑटो रिप्रेशन, रेगुलेशन बाय ऑटो रिप्रेशन, ऑटो रिप्रेशन। देखिए ऑटो रिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ऑटो रिप्रेशन मतलब कि देखिए DNA A खुद अपने जीन को रिप्रेस करता है, मतलब ये DNA A here act as a transcription factor, DNA A act as TF, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है। जैसे अगर बात करें ये जीन है जिसका नाम है ये DNA A जीन, और ये DNA A जीन क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है DNA A प्रोटीन को, मतलब कि इस जीन में ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर के बारे में आपको पता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, इस प्रमोटर पे आके जब ये DNA A जैसे आके यहाँ बाइंड कर जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है ऑटो रिप्रेसर की तरह। ऑटो रिप्रेसर माने खुद जीन को, अपने ही जीन को रिप्रेस कर रहा है, मतलब कि ये इस जीन का सिंथेसिस जो ये DNA जो हमारा एक DNA mRNA बनता है, इसके लिए ये mRNA
उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब ट्रांसलेशन ब्लॉक कर दिया, मतलब कि ये डीएनए प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब कि डीएनए एक्ट एज ए ऑटो रिप्रेसर। तो इस तरह से भी ये रेगुलेट करता है। मतलब ई कोलाई के अंदर इतने लेयर में रेगुलेशन है जो हम लोग अभी तक पढ़े। तो सबसे पहले रीडा सिस्टम पढ़े, दूसरा सिक्वेस्ट्रेशन पढ़े, तीसरा डीडीएच पढ़े, मैंने डैट ए डिपेंडेंट, चौथा डार्स 1 एंड डार्स 2 मेडिएटेड रेगुलेशन पढ़े, पांचवा आप एसिटाइलेशन पढ़े कि डीएनए में डीएनए के स्पेसिफिक लाइसिन पे एसिटाइलेशन हो जाए, वैसे भी रेगुलेट होता है। सीएनयू से रेगुलेशन पढ़े, आरजीपी से रेगुलेशन पढ़े, ऑटो रिप्रेशन से पढ़े। इतना सारा रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर, और इतना सारा रेगुलेशन मैकेनिज्म अगर आपको याद रहे, अगर दिमाग में रहे, तो किसी भी एग्जाम में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके लिए आप डैम श्योर रहिए। आगे अगले लेक्चर के अंदर रेगुलेशन पे तीसरा लेक्चर करेंगे। उस लेक्चर में हम लोग बैसिलस सबटिलिस के अंदर किस तरह का रेगुलेशन होगा उसके बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कॉलोबैक्टर क्रेसेंटस एक बैक्टीरिया है, एक्वाटिक बैक्टीरिया, उसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप का एग्जिस्ट करता है ई कोलाई से अलग, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अगर इससे रिगार्डिंग किसी तरह का आपको क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। थैंक यू।